नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों जो हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख राजवंशावली। तो उस टॉपिक में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था राव जोधा। तो राव जोधा को दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी देखा था और इस वीडियो में भी हम जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, उस बचे हुए पार्ट को हम यहाँ पर अब क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अब तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है राव जोधा के बारे में। तो राव जोधा के पीछे कौन पड़ा हुआ था? कुंभा। कौन? राणा कुंभा पड़ा हुआ था दोस्तों। और आवल बावल की संधि होती है, कब होती है? 1455 यानी कि 1453 ईस्वी में होती है। ये हमने अब तक पढ़ा है दोस्तों। और उस संधि के तहत क्या होता है, कुंभा का पुत्र रायमल और राव जोधा की पुत्री कौन? श्रृंगार देवी, इन दोनों का विवाह हो जाता है। तो इतना हमने अब तक पढ़ लिया दोस्तों। और अब पढ़ेंगे इसके आगे वाला। तो दोस्तों चलते हैं इसके आगे क्या है। तो अब जो है दोस्तों थोड़े बहुत निर्माण कार्य किए जाएंगे दोस्तों, और वो कब कब किए जाएंगे तो उसका आप एक बार देख लो। तो राव जोधा ने सबसे पहले क्या किया दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों राव जोधा ने सबसे पहले क्या किया? 12 मई और कब? 1459 को जोधपुर शहर की नींव डाली। कहाँ पे? क्या? जोधपुर शहर। तो ये हो गया जोधपुर शहर। ठीक है दोस्तों, पहला काम इसने कब किया? 12/5/1459 में इसने क्या किया? जोधपुर शहर की नींव डाली। तो इसके बाद में क्या करेगा दोस्तों? जब ये जोधपुर शहर की नींव डालेगा तो उसके बाद में जोधपुर शहर को क्या बना देगा? यहाँ से राजधानी। और राजधानी बना देगा दोस्तों। तो जो पहली राजधानी थी इसकी कौन सी थी? मंडोर। तो मंडोर को राजधानी हटा देगा और अब राजधानी किसको बना देगा? जोधपुर को। तो जोधपुर को राजधानी बनाने के बाद दोस्तों जो दूसरा कार्य किया है इसने, वो भी सिंपल सा काम। कैसा सिंपल है दोस्तों? वो है जोधपुर शहर में अब जो काम होगा दोस्तों जोधपुर शहर में होगा, और वो है जोधेलाव तालाब। इसका निर्माण भी दोस्तों इसने करवाया। एक है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। तो निर्माण तो कौन करवा रहा है दोस्तों? अपना राव जोधा। लेकिन इसकी जो नींव है दोस्तों वो करणी माता के द्वारा, करणी माता के हाथों से रखी जाएगी। तो मेहरानगढ़ की जो नींव है दोस्तों, नींव बता दूं, नींव कौन रखेगा? करणी माता। तो करणी माता क्या रखेगी दोस्तों? नींव रखेगी। किसकी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। और इस दुर्ग में दोस्तों एक मंदिर और बनेगा इसी दुर्ग में, इस गढ़ में। कौन सा है दोस्तों? चामुंडा माता। और चामुंडा माता क्या है दोस्तों? राठौड़ों की आराध्य देवी है। कौन सी देवी है दोस्तों? आराध्य देवी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों, जो चामुंडा माता मंदिर है वो है आराध्य देवी। तो दोस्तों कुल देवी कौन सी है? नागनेच्चा माता मंदिर, सॉरी नागनेच्चा माता। यह है आराध्य देवी। और यहाँ पे मैं लिख दूँ दोस्तों, क्या है दोस्तों यहाँ पे? नागनेच्चा माता। ये क्या है? ये राठौड़ों की कौन सी देवी है दोस्तों? ये है अपनी राठौड़ों की है कुल देवी। तो ये हो गया कुल देवी। यहाँ तक निर्माण कार्य किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया जोधा के द्वारा। अब दोस्तों एक छोटी सी जानकारी यहाँ से और ले लो, वो है इनके जो पुत्र है दोस्तों, जोधा के 5 पुत्र थे। कौन से? 5 पुत्र थे। तो किस प्रकार से इनका नाम याद रखना है वो देखो आप। सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो है बीरा, सातल, फिर दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का सूजा, चौथे नंबर का बीका और 5वें नंबर का दूधा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन कौन से पुत्र थे? सबसे पहले है दोस्तों कौन? बीरा, जिसको हम बीरम बोल सकते हैं। तो इसका नाम था बीरा या बीरम। दूसरे नंबर का है दोस्तों जो शासक बनेगा, क्या है? सातल। और तीसरे नंबर का है जो दूसरा आगे शासक उत्तराधिकारी बनेगा, वो है दोस्तों सूजा। बीकानेर शहर की स्थापना करने वाला कौन है दोस्तों? राव बीका। 5वां है दूधा। ठीक है दोस्तों। तो इन सब ने कुछ ना कुछ निर्माण करके और क्या क्या कौन कौन से शहर का निर्माण किया है, और इस हिसाब से दोस्तों इनको जागीरी बांट दी गई थी। थोड़ा थोड़ा इनको एक अलग अलग क्षेत्र बांट दिया गया था। वहाँ से ये क्या करेंगे? अब अपना आगे वंश चलाएंगे। तो किस प्रकार चलाएंगे वो देखो आप।
यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया दोस्तों कि 12 मई 1459 ईस्वी में क्या है दोस्तों, जोधपुर शहर क्या नींव रखी गई दोस्तों, किसके द्वारा, राव जोधा के द्वारा। और अब इसको क्या बना दिया गया, मंडोर पहले राजधानी थी, लेकिन अब कौन सी राजधानी बन जाएगी, जोधपुर शहर। फिर उसके बाद में दोस्तों इसने राव जोधा ने जो बनवाया है वो है जोधेलाव तालाब। तीसरे नंबर का इसने राव मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, लेकिन इसकी नींव किसके द्वारा, कर्णी माता के द्वारा। और चौथा है दोस्तों चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, और वो कौन है, वो राठौड़ों की आराध्य देवी है। क्या है दोस्तों, राठौड़ों की आराध्य देवी है। और एक राठौड़ों की जो कुल देवी है वो है नागणिका माता का मंदिर, और इसका सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में। ठीक है, और फिर लास्ट में चलते हैं दोस्तों, कहाँ पे इसके है 5 पुत्र है दोस्तों, कहाँ पे क्या क्या है दोस्तों, देखो सबसे बड़े का नाम है दोस्तों बीरा, यानी कि बीरम बोल सकते हैं। दूसरे नंबर का है जो है सातल देव, और तीसरा है दोस्तों कौन, सूजा, और चौथे नंबर का है दोस्तों बीका, और 5वें नंबर का है दूधा। तो दोस्तों बीरा व दूधा ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, और बीका क्या करेगा, सातल क्या करेगा, सूजा क्या करेगा, तो वो सारी डिटेल अब हम आगे देंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है दोस्तों वो देखो आप। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो सबसे पहले तो मैं बता दूँ राव बीका ने क्या किया था दोस्तों, बीकानेर शहर की स्थापना करके और वहीं की वहीं सेटल हो जाते हैं, यानी कि वहीं पर ही अपना क्या करने लग जाते हैं अब मतलब अपना जो मतलब शासन करने वहीं पर ही लग जाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में जो दूसरे नंबर का है वो सबसे बड़ा कौन है, बीरम, और सबसे छोटा कौन है, दूधा। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे दोस्तों, पार्टनरशिप करेंगे और क्या करेंगे, मेड़ता शहर की स्थापना करेंगे। देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो है दोस्तों बीका ने क्या किया दोस्तों वो देखो आप। बीका ने तो किया बीकानेर शहर की स्थापना, तो यहाँ पर है दोस्तों बीकानेर शहर की स्थापना। ये कौन करता है दोस्तों, ये तो करता है बीका। अब है दोस्तों बीरम तथा दूधा क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों मिलकर मेड़ता शहर की स्थापना करेंगे। क्या दोस्तों, मेड़ता शहर की स्थापना करके वहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, शासन करेंगे। अब कौन कौन बच गया दोस्तों, सातल और सूजा। तो दोस्तों सातल जो है वो जोधपुर का बनेगा। अब तो यहाँ पर मैं लिख दूँ दोस्तों, जो अगला उत्तराधिकारी है किसका, राव जोधा का, वो है कौन, राव सातल देव। राव सातल देव क्या बनेंगे, अगला उत्तराधिकारी बनेंगे। तो दोस्तों ये बनेंगे 1489 ईस्वी तक, और 89 से 1492 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इनका शासनकाल कहाँ से, केवल 3 साल का इनका शासनकाल रहा है। तो इन 3 साल के शासनकाल में जो प्रमुख बात है किस प्रकार से इनको याद रखा जाता है दोस्तों, तो वो देखो आप। तो दोस्तों यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, कोसाना का युद्ध होता है वो किस प्रकार से होता है। अब उसकी पूरी डिटेल यहाँ स्टोरी वाइज देख लो आप कैसे होती है। देखो अजमेर का सूबेदार है, अजमेर का सूबेदार क्या नाम है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों मल्लू खां। ये हो गई मल्लू खां। मल्लू खां कौन है दोस्तों, अजमेर का सूबेदार। इस मल्लू खां की पुत्री का नाम है दोस्तों क्या, गिंदली। ठीक है दोस्तों, और इस सूबेदार का मल्लू खां का सेनापति है दोस्तों क्या, गुड़लेख खां। ये कौन है दोस्तों, सेनापति। राव सातल जो है, सातल देव क्या करता है दोस्तों, गिंदली को किडनैप करके यानी कि अपहरण करके ले जाता है कहाँ पे, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपहरण करके। कौन ले जा रहा है दोस्तों, सातल देव, और कहाँ ले जा रहा है, जोधपुर में। तो मल्लू खां क्या करता है दोस्तों, उस समय मल्लू खां अपने सेनापति गुड़ेल खां को क्या करता है दोस्तों, पीछे लगा देता है इसके, और पीछे लगा देता है कि जा गिंदली को तेरे को छुड़ाना है और उसको छुड़ा के लेके आ। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करता है, यहाँ से जब जा रहा था
ठीक है दोस्तों। जब यहाँ से ये जाता है तो उसी समय यहाँ से जब ये गेंदली को अपहरण करके ले गया जोधपुर, तो ये आ गया इसके पीछे पीछे, तो ये तो अपने स्थान पे अपने महल में पहुंच गया और ये रह गया पीछे। तो एक स्थान है दोस्तों जोधपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम है दोस्तों, पिपाड़। उस पिपाड़ नामक स्थान पर क्या करता है दोस्तों, 140 महिलाएं होती है जो क्या कर रही होती है, जो दोस्तों 140 महिलाएं शिव व पार्वती की पूजा करती है, यानी कि गणगौर की पूजा कर रही होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हो गया शिव व पार्वती की पूजा। तो ये क्या करता है, इसको छुड़ाने के बजाय ये गुड़ेल खा क्या करता है, इन 140 महिलाओं को बंधक बना लेता है, ठीक है दोस्तों। 140 महिलाओं को बंधक बनाने के बाद में जब ये बात पता चलती है दोस्तों, किसको, जब ये बात सातल देव को पता चलती है दोस्तों, तो ये क्या करता है, ये इसके पीछे जाता है। किसके पीछे, यहाँ पर, मतलब गुड़लेखा के पीछे आता है तो यहाँ पर आ जाएगा। ये 140 महिलाओं को किडनैप कर रखा है, तो गुड़लेखा क्या बोलता है दोस्तों कि तू मुझे गेंदली को दे दे और ये 140 महिलाएं छुड़ा कर ले जा, ठीक है दोस्तों। तो ये राव सातल देव जो है वो भड़क जाता है इसके ऊपर और क्या बोलता है, 140 महिलाओं इनको तो मैं छुड़ा ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू तेरा ध्यान रख ले। तो जब दोस्तों इनके बीच में जब ये इनको छुड़ाकर 140 महिलाओं को छुड़ाकर जब ये जाता है वापस, इसके पीछे दौड़ता है कौन, राव सातल देव। तो क्या करता है दोस्तों, कोसाना नामक स्थान पर क्या करता है, इसको घेरता है। कहाँ पे, कोसाना नामक स्थान पर घेरता है इसको। किसको घेरता है, गुड़ेल खा को। तो कोसाना पे स्थान पर जब घेरेगा दोस्तों तो वहाँ पर युद्ध होगा। तो ये युद्ध कौन सा है, कोसाना का युद्ध है। और वो किस प्रकार से युद्ध है वो देखो आप। तो यहाँ तक आई समझ में, देखो किस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है एकदम। देखो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, अजमेर का सूबेदार मल्लू खां है, मल्लू खां की पुत्री का नाम है गेंदली और उसका जो सेनापति है वो गुड़ेल खां। गेंदली को अपहरण करके ले जाता है कौन, जोधपुर का शासक सातल देव, ठीक है। जब इस पीछा अपहरण करके ले जा रहा है तो ये क्या करता है, मल्लू खान गुड़ेल खां को भेजता है और कहता है कि जा उसको छुड़वा कर लेके आ, ठीक है दोस्तों। जब ये रास्ते में आ रहा होता है तो इस स्थान पर 140 महिलाएं क्या करती है, शिव पार्वती की पूजा कर रही होती है उस समय। तो ये क्या करता है, इन 140 महिलाओं को बंधक बना लेता है गुड़ेल खां। जब ये बात पता चलती है सातल देव को तो सातल देव आता है और इन 140 महिलाओं को छुड़ाता है और इसका पीछा करता हुआ कोसाना नामक स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। जब कोसाना नामक स्थान पर पहुंचेगा तो वहां पर होएगा युद्ध। अब वो युद्ध किस प्रकार से होता है वो देखो आप। तो दोस्तों जो ये युद्ध है ये कब हो रहा है, ये 1492 ईस्वी में हो रहा है। तो यहां से दोस्तों ये हो गया कोसाना का युद्ध, कोसाना का युद्ध। तो दोस्तों इसका जो रियल में स्थान है, स्थान कहाँ का है दोस्तों, स्थान है वो पिपाड़ स्थान ही है, वहाँ के आसपास का ये दोस्तों। तो वो पिपाड़ स्थान जहाँ पर युद्ध हुआ है और ये कब होता है दोस्तों, 1492 ईस्वी में। यहाँ पर है दोस्तों सातल देव और यहाँ पर है दोस्तों कौन, गुड़लेखा, ठीक है दोस्तों। सातल देव विजय रहता है और गुड़लेखा मारा जाता है, ठीक है दोस्तों, मारा गया। लेकिन सातल देव के भी घाव खूब सारे लग जाते हैं। हालांकि ये मारा जाता है, ये हार जाता है, लेकिन सातल देव भी घायल हो जाते हैं दोस्तों। वहां से क्या करता है दोस्तों सातल देव, इसकी क्या करता है, इसकी गर्दन को उड़ाकर और अपने साथ ले आता है गर्दन को, ठीक है दोस्तों। फिर उस गर्दन को जब यहाँ पर लाता है दोस्तों तो उस समय क्या होता है, उस समय ये जितनी भी महिलाएं हैं वो 140 महिलाएं इसकी गर्दन को पीपाड़ नामक स्थान में क्या करती है, अपने सर पर रखकर, और वो गाना आता है कौन सा, गुड़ला घूमेला जी घूमेला, तो वो गीत गाती है उस समय, जो आज भी प्रचलित है दोस्तों। किस प्रकार से देखो, सातल देव ने क्या किया, गुड़ेल खा को मारा और वहाँ से उसकी गर्दन काट कर ले आया, दोस्तों। तो पीपाड़ नामक स्थान पर जो 140 महिलाएं जो पूजा पाठ कर रही थी दोस्तों उस समय, तो अब क्या करेगी, उस पीपाड़ गांव में ये महिलाएं क्या करेगी, इस गुड़ेल खा की गर्दन को अपने सर पर रखकर और पूरे गांव में चक्कर काटती है और गाना कौन सा गाती है दोस्तों, गुड़ेला घूमेला जी घूमेला, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये स्टोरी है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। तो इसकी आप
जो लिखने वाला है दोस्तों पोर्शन किस प्रकार से लिखा हुआ है, किस प्रकार से आपको लिखना है, तो उसकी आप टेंशन मत लो। मैं आपको क्या करूँगा, इसके साथ में अटैच कर दूंगा लास्ट में, तो आप वहाँ से पहले उसको कॉपी करके फिर इसको आप देख लेना, कुछ भी कर लेना जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे, देखो ही। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे क्या होता है, आगे इतना सा होता है दोस्तों कि सातल देव क्या होता है, घायल हो जाता है काफ़ी भयंकर, और जब जोधपुर में आता है तो जोधपुर में आने के बाद में क्या होता है दोस्तों, ये मर जाता है। कौन, सातल देव मर जाएगा। यहाँ जोधपुर में आने के बाद में सातल देव मर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, फिर आगे किस प्रकार से कौन बनेगा दोस्तों शासक, तो वो देखो कौन बनेगा। इसके बाद में दोस्तों सातल देव का जो अगला उत्तराधिकारी होगा दोस्तों वो होगा सूजा। ठीक है, सूजा क्या करता है दोस्तों, 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक क्या करता है, राज करता है। लेकिन 1514 ईस्वी तक क्या करेगा दोस्तों, इसका जो पुत्र है बाघा, ठीक है दोस्तों, सूजा का पुत्र बाघा है, वो 1514 ईस्वी में मारा जाता है। 1514 ईस्वी में जब ये मारा जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद में इसका जो पुत्र है, किसका, बाघा का भी पुत्र है, यानी कि सूजा का पोता हो गया। क्या नाम है दोस्तों, गांग देव। वो कौन बनता है, अगला उत्तराधिकारी बनता है, ये याद रखना आप। यहाँ से दोस्तों मैं एक छोटी सी बात भूल गया हूँ दोस्तों, वो है जब ये कौन सा, जोधपुर में क्या लगता है दोस्तों, एक मेला लगता है गणगौर का जोधपुर में, और वो कहाँ पे लगता है, पिपाड़ नामक स्थान पर हर बार लगता है दोस्तों, और वो लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये एक बात और याद कर लेना, आप ऐड कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज भी जयपुर वहाँ पे मेला लगता है दोस्तों। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जब गांगदेव यानी कि सूजा का पुत्र कौन है, बाघा, लेकिन बाघा की मृत्यु क्या हो जाती है, 1415 ईस्वी में हो जाती है। सूजा का जो शासनकाल है दोस्तों 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक है, लेकिन उसके मतलब उसके मरने के 1 साल पहले दोस्तों कौन, उसका पुत्र बाघा खत्म हो जाता है। तो सूजा के मरने के बाद में जो अगला उत्तराधिकारी होगा दोस्तों, वो कौन होगा, वो गांगदेव होगा। और किस प्रकार से होगा, तो देखो आप, फिर आगे चलते हैं, पूरी डिटेल उसके साथ में लेंगे। तो यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा वो समझ लो। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं इरेज। अब गांगदेव के बारे में बताएंगे, जो 1515 ईस्वी से लेकर और कब तक का शासनकाल संभालेगा दोस्तों, 1532 ईस्वी तक। तो किस प्रकार से संभालेगा वो देखो आप। सबसे पहले बता दूं गांगदेव के बारे में दोस्तों, ये जो गांगदेव था वो काफ़ी नशा करता था दोस्तों, तो ये नशे में हमेशा टुन रहा करता था दोस्तों। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे इसका जो शासनकाल है, यानी कि इनके जो क्षेत्र है दोस्तों, वो धीरे धीरे क्या हो गए, छीनते गए। और इसके बाद में लास्ट में दोस्तों इसके पास में क्या बचा, जोधपुर। तो जोधपुर जैसा एक स्थान बचा और एक सोजत का क्षेत्र बचा। बस ये 2 स्थानों के कारण क्या हुआ, बस 2 स्थान इसके पास में बचे, किस, राव जोधा के पास में। तो इसकी नाकामयाबी को देखते हुए इसका जो पुत्र है दोस्तों मालदेव ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में क्या कहलाया, राठौड़ों का प्रथम पितृ हंता। तो अब किस प्रकार से हैं वो देखो आगे। सबसे पहले देखेंगे गांगदेव। तो दोस्तों गांगदेव का शासनकाल देखो आप, इसका शासनकाल है दोस्तों 1515 से 1532 ईस्वी तक। किस प्रकार से इसका शासनकाल है देखो। सबसे पहली बात तो इसका जो राज्याभिषेक हो रहा था, तो उस समय क्या किया गया, जोधपुर का एक ठाकुर है बगड़ी ठाकुर है दोस्तों। क्या नाम है उसका, बगड़ी मतलब एक जगह का नाम है दोस्तों, वहाँ पे उसका ठाकुर है। और उस ठाकुर का नाम है दोस्तों राज सिंह ने इसका राज्याभिषेक किया था। तो अपने अंगूठे को यूं तलवार से काट कर और फिर उसका राज्याभिषेक किया था। तो देखो जोधपुर के बगड़ी के ठाकुर क्या नाम है दोस्तों, राज सिंह ने अपना अंगूठा का चीरा लगाकर क्या किया दोस्तों, चीरा लगाकर गांगदेव का राज्याभिषेक
किया, गांगदेव का राज्याभिषेक किया। आया समझ में दोस्तों। बगड़ी का ठाकुर है राज सिंह, और राज सिंह ने अपने अंगूठे का चीरा लगाकर, तलवार से अपने अंगूठे का चीरा लगाकर फिर क्या किया, राज्याभिषेक किया। लेकिन अब देखो इन्हीं के बीच में 1527 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, एक खानवा का युद्ध होता है। तो वहाँ मेवाड़ का साथ देने के लिए कौन जाता है, गांगदेव, और साथ में किसको लेकर जाता है दोस्तों, साथ में अपने पुत्र मालदेव को भी लेकर जाता है वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, नशे का आदी था, नशे का आदी था। इस कारण से इसके पास में कौन कौन से क्षेत्र बचे, जोधपुर और सोजत, और बाकी सारे क्या छिन गए। ठीक है दोस्तों, इसकी नाकामयाबी को देखकर क्या किया गया, मालदेव जो है, मालदेव ने इसकी हत्या कर दी। तो क्या कहलाया दोस्तों, मालदेव ने हत्या करी, मालदेव ने गांगदेव की हत्या की, और क्या बन गया दोस्तों, राठौड़ों का प्रथम पितृहंता। तो ये बन गया दोस्तों कौन, राठौड़ों का प्रथम पितृहंता, प्रथम पितृहंता। ठीक है, तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मालदेव के बारे में। और मालदेव के बारे में ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि जो मालदेव है दोस्तों वो भी महान शासक की गिनती में आता है, और किस प्रकार से इसने काम किया और क्या क्या किया दोस्तों। तो आज तो यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, और अगले वीडियो में देखते हैं क्या होगा। तो देखो अभी मालदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, और अब पढ़ेंगे मालदेव के बारे में। देखो मालदेव ने क्या किया दोस्तों, 1532 ईस्वी में इसका क्या होता है, इसका शासनकाल चालू होता है। ठीक है दोस्तों, और ये एक महान शासक था। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, और अगली जो क्लास होगी दोस्तों पूरी क्लास जो है वो मालदेव के बारे में ही होगी। तो आज एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मालदेव कब से दोस्तों, 1532 से 1562 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, एक मेन बात देखो, इसको हसमत वाला राजा भी बोलते हैं। कौन सा दोस्तों, हसमत वाला राजा। इसका मतलब ये राजा कभी हंसता नहीं था दोस्तों, कभी भी इसने हंसी नहीं करी, मतलब हंसी नहीं, हंसता ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे एकदम एटीट्यूड में रहने वाला बंदा था दोस्तों। देखो इसकी पत्नियां थी दोस्तों, पहली पत्नी थी स्वरूप दे। तो इसने क्या काम करवाया खास, जोधपुर में स्वरूप सागर का निर्माण करवाया। ये खास काम हो गया दोस्तों, जोधपुर में स्वरूप सागर का निर्माण। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, जोधपुर में स्वरूप सागर का इसका निर्माण करवा दिया इसने। और जो दूसरी पत्नी थी दोस्तों वो कौन सी है, वो है अपनी रूठी रानी। पहले इसके बारे में देखो आप, ये स्वरूप सागर है दोस्तों, इसको हम बहू जी का तालाब भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या बहू जी का तालाब कहाँ पर है दोस्तों, वो है जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो पत्नी है दोस्तों वो है उमा दे। क्या है दोस्तों, उमा दे। और ये कहाँ, ये है दोस्तों पुत्री किसकी, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक, क्या नाम है दोस्तों, रावलोणकर्ण, रावलोणकर्ण की पुत्री है, की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, देखो जिस दिन शादी की उसके अगले दिन से दोस्तों इसने क्या किया, इसने जोधपुर छोड़कर, सॉरी जोधपुर का जो महल है उसको छोड़कर दोस्तों इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तारागढ़ में, वहाँ पर एक तारागढ़ है वहाँ पर रहने चली गई दूसरे दिन से ही। तो दोस्तों इसका 2-3 जगह, ये क्या जिस दिन शादी हुई थी दोस्तों उसके अगले ही दिन यानी कि उसी रात को रूठ गई थी, और ऐसी रूठी दोस्तों कि फिर ज़िंदगी भर कभी मना ही नहीं सका, क्योंकि वो राजा जो है वो हसमत वाला राजा है, वो कभी
हंसता ही नहीं था दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमेशा के लिए रूठ गई यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या क्या है, इसका निर्वासन काल देख लो कि कहाँ कहाँ ये घूमी भटकी। निर्वासित काल देखो, सबसे पहले दोस्तों ये गई कहाँ पे, तारागढ़ में। सबसे पहले कहाँ गई दोस्तों, तारागढ़ में। और तारागढ़ में जाने के बाद में जो दूसरा अपना है जहाँ पर वो युद्ध हुआ था दोस्तों, याद करो कौन सा युद्ध है, कोसाणा। और तीसरा है स्थान सोजत। ऐसे ही क्या करी, घूमती, मतलब लास्ट में ये कहाँ पर थी दोस्तों, सोजत में थी। सोजत कहाँ पड़ता है, पाली में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका क्या है, निर्वासन काल है। सबसे पहले तारागढ़, फिर कोसाणा, फिर सोजत। ठीक है दोस्तों, और एक मतलब सिर्फ एक ही दिन कहाँ रही थी दोस्तों, जोधपुर में। कहाँ पे, मेहरानगढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब किस प्रकार से है। फिर उसके बाद में अब इसके थोड़े से निर्माण कार्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, मालदेव की। तो मालदेव के निर्माण कार्य की बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखो तो निर्माण कार्य, तो निर्माण कार्य कौन कौन से दोस्तों, इसने बनाए 4 दुर्ग, 4 दुर्ग बनवाए। तो पहला दुर्ग है कौन सा, माल कोटदी। ठीक है दोस्तों, मालकोटदी, सॉरी मालकोट जिसको बोलते हैं, दी मत लगाओ, मालकोट दुर्ग। ठीक है दोस्तों, मालकोट दुर्ग बनाने के बाद में जो दूसरा दुर्ग है दोस्तों वो है भद्राजुण, और तीसरा है सोजत, और एक दोस्तों दुर्ग बनवाया था वो बनवाया था पाली में। ठीक है, तो किस प्रकार से है दोस्तों, मालकोट दुर्ग। मालकोट दुर्ग के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है भद्राजुण। भद्राजुण में एक दुर्ग बनवाया, तीसरा बनवाया सोजत में, और चौथा बनवाया कहाँ पे दोस्तों, एक बनवाया कोसाणा में। कहाँ पे दोस्तों, एक बनवाया कोसाणा नहीं, ये है अपने पोखरण में बनवाया। इस प्रकार से इसने क्या बनवाए, 4 दुर्ग बनवाए। कौन कौन से, एक मालकोट बनवाया, मालकोट दुर्ग बनवाया। ठीक है दोस्तों, तो अब इस किस प्रकार से कौन कौन से दुर्ग बनवाए, तो इनकी जो अगर शहर के नाम बता दो दोस्तों, तो मालकोट है दोस्तों वो है मेरठा सिटी में, भद्राजुण जालोर में है, तो ये लिख दो यहाँ पे, मेरठा में है, जालोर में है, और सोजत कहाँ पर है, पाली में, और ये कहाँ पर है दोस्तों, पोखरण जैसलमेर में। इस प्रकार से इसने 4 दुर्ग बनवाए। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब जो इसे मतलब मालदेव की जो जानकारी है दोस्तों हम देंगे आपको अगले वीडियो में। तो दोस्तों ये पढ़ाया कैसा लगा आपको, और किस प्रकार से आपको आगे पढ़ना चाहते हो आप, और आपको अगर किसी प्रकार की पटवार से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो दोस्तों वो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मैं मेरे नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो ये पढ़ाया हुआ था दोस्तों, इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको लास्ट में एडिट करके, इस वीडियो को एडिट करके लास्ट में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उसकी आप चिंता मत करो। तो जय हिंद, जय भारत।